एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज का डेली न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल डिस्कशन शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने कल भी आपका न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल साथ में किया था, आज भी साथ में ही करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है पर बी पेशेंट विद मी। ओके, सो पहली न्यूज है हमारी, सुप्रीम कोर्ट थ्रॉट्स एविक्शन फ्रॉम रेलवे लैंड इन हल्द्वानी। हल्द्वानी में प्रोटेस्ट बहुत दिन से चल रहा था, जहां पे रेलवे एंक्रोचमेंट की वजह से वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनका जो लोग सालों से वहां रह रहे हैं उनको ना हटाया जाए। उनकी जिंदगियां वहां बसी हुई हैं और इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है वो बहुत ही रिमार्केबल है। कोर्ट सेज सम ऑफ द रेजिडेंट्स हैव बीन लिविंग देयर फॉर 50 to 70 years and cannot be uprooted overnight. Suggests rehabilitation and denounces High Court allowing use of parliamentary for drive. So उन्होंने कहा कि जब 50 से 70 साल से लोग वहां रह रहे हैं उनको रातों रात अप्रूव नहीं किया जा सकता। और ये उन्होंने ह्यूमन एंगल लिया है, इसको जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसको क्वैश किया कि उनको रिहाब करना चाहिए उनको, और उनका जो ऑर्डर था उसको डिनाउंस भी किया कि हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ह्यूमन एंगल के चाहे वो लोग वहां के रहने वाले हों या फिर वहां पे बाहर से रहने आए हों, फिर भी वो वहां पे रह रहे हैं तो उनको रातों रात वहां से निकाला नहीं जा सकता। नाउ उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या बोली है कि द ह्यूमन एंगल को लिया है, एंड द कोर्ट सेड दैट द इशू हैज अ ह्यूमन एंगल। मेनी प्रोसीडिंग्स अंडर द पब्लिक प्रेमाइसेस एक्ट वर इंस्टीट्यूटेड एक्स पार्टी अगेंस्ट द फैमिलीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, सो उन्होंने पब्लिक प्रेमाइस एक्ट को यहाँ रेफर किया। उसके अंदर कोविड-19 के समय में बहुत सारी जो वहां के एक्ट के जो वहां पे फैमिलीज थी उसको एक्स पार्टी किया गया कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे। एक्स पार्टी मतलब अलग किया गया। However, a balance had to struck between the railways and need to develop the land and the family's right to live with dignity. Right to live with dignity हमारा एक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसके बीच में बैलेंस बनाना चाहिए रेलवेज को, और ऐसे ही लोगों को वहां से बाहर आप नहीं निकाल सकते। The rights of the families on the land had to be examined. Even those who had no rights but have been living there for years need to be rehabilitated. मतलब वहां के नहीं है फिर भी अगर सालों से वहां रह रहे हैं तो उनको आपको बसाना चाहिए, रिहाब करना चाहिए, सेटलमेंट करना चाहिए उनका, उसके बाद ही आप कोई चीज वहां पे शुरू कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपने पार्लियामेंट्री फोर्सेस का यूज किया कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं और उनको वहां से हटा दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे स्टे कर दिया उन्होंने जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का, और उन्होंने बोला टू द इंडियन रेलवे एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टू यूज पार्लियामेंट्री फोर्सेस टू evict thousands of poor families occupy railway and in हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट विद इन अ वीक। उन्होंने इसको स्टे कर दिया है, तो फिलहाल वहां के लोग के लिए राहत है। आगे की कहानी जैसे जैसे आती जाएगी इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो ये हमारे लिए GS2 के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, चीज है। सुप्रीम कोर्ट का रूल जो देखिए आप दायरा बढ़ रहा है तो उसको आप इसको मेंशन करिए, इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। और प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यस मेंस राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। अब 7 बेसिक ह्यूमन राइट्स हमारे क्या है? फ्रीडम फॉर डिस्क्रिमिनेशन, राइट टू इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वीमेन, राइट टू लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, राइट टू बी ट्रीटेड विद ह्यूमैनिटी इन डिटेंशन। जब आपको डिटेन किया गया हो, कस्टडी में हो, तब भी आपको ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट किया जाए, एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट भी आपके साथ है। पर याद रखिएगा कि हमारा जुडिशरी कहता है कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, असीम अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसी कोई नेगेटिविटी फैलाते हैं इन राइट्स के चलते तो दैट कैन नॉट बी केटर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको आगे हम और समझेंगे, आपके बहुत सारे केस आने वाले हैं। नाउ दूसरी न्यूज हमारी है डिसेनियल सेंसस। डिसेनियल का मतलब होता है 10 साल के गैप में, सेंसस का मतलब सेंसस जब जनगणना। तो जो अभी तक की हमारी सेंसस थी वो पोस्टपोन हो रही थी कोविड की वजह से, और फिर अभी उसको पोस्टपोन किया गया सितंबर तक, कि सितंबर तक हमारी जो बाउंड्रीज है उनको फ्रीज किया जाएगा। उसके बाद 3 महीने के गैप के बाद ही आप हमारा जो स्टेप है वो शुरू होगा सेंसस का। अब हम ध्यान रखें कि जो सेंसस के 2 फेजेस में सेंसस कंडक्ट होता है, तो उन्होंने बोला जो हमारी बाउंड्रीज है उनको क्लोज करने के 3 महीने बाद ही इसको शुरू किया जाएगा। एटलीस्ट एज द गवर्नमेंट informed the states that the date of freezing of administrative boundaries have been extended till July 30 as per norms। क्योंकि उन्होंने बोला सितंबर को जब आप पोस्टपोन किया सितंबर को, एटलीस्ट इतना उन्होंने माना कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं, और इसके पोस्टपोन करने के बाद एज द गवर्नमेंट इन्फॉर्म द स्टेट दैट डेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव जोन, मतलब अगले साल की बात हो रही है, सॉरी इसी साल की बात हो रही है, मिस्टेक, अगला साल आ चुका है। तो जून 30 तक जो बाउंड्रीज उसको फ्रीज किया जाएगा। एज पर नॉर्म सेंसस कैन बी कंडक्टेड ओनली 3 months आफ्टर फ्रीजिंग ऑफ बाउंड्रीज। से मैंने कहा आपको कि 3 महीने के बाद ही
आपका जो सेंसस का स्पेस स्टार्ट हो सकता है। और लिमिट्स क्या क्या होती हैं, जो जहां बाउंड्री फीस होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सच एज डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट, तहसील, तालुकास, पुलिस स्टेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारा स्टेज शुरू होगा। द लास्ट सेंसस हुई थी 2011 में हुई थी और कोविड की वजह से पोस्टपोन हो रही थी। इसमें लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चीज क्या है प्री के एस्पेक्ट से, ये हमारे GS1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस के पर्पज से प्री में आपको जब भी GS1-2 रेफर करती हूँ तो कुछ पॉलिसीज हमारी लाई करती हैं GS1 में और 3 में, तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से उसको ऐड करिए, ये मेरा कहने का मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब जगह एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा, जो कवरेज है उस चीज को आप सिर्फ रेफर करिए। द अपकमिंग सेंसस इज टू बी हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बोथ इन डिजिटल एंड मोड एंड थ्रू पेपर स्केड्यूल्स, क्वेश्चन एंड फॉर्म्स। आपको याद होगा सैंपल एक तरह का बहुत बड़ा सैंपल सर्वे है जिसमें क्वेश्चन को यूज किया जाता है, क्वेश्चन पेपर होता है और सवाल पूछे जाते हैं, उनको फिल किया जाता है, फिर डेटा कलेक्ट किया जाता है। पर इस बार पहली बार डिजिटल मोड को भी यूज किया जाएगा, ठीक है। नाउ डिसीनियल सेंसस के रेफरेंस में इंपॉर्टेंट बात हमको समझने वाली ये है कि एनपीआर को भी अपडेट करने की जो बात थी वो इस बार अपडेट होगी। द फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस 2021, द हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस अलोंग विद अपडेटिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर 2020 बट वर पोस्टपोन्ड ड्यू टू COVID-19 pandemic, ठीक है। Second and main phase of the decennial census exercise, the population enumeration was to be concluded by 5th March 2021, जो हो नहीं पाया अब उसको होगा। और ये कंडक्ट कौन करवाता है, RGI कंडक्ट करवाता है, जिसे कहते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। आगे समझते हैं कि सेंसस इन इंडिया का जो बेसिक क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो क्या देखते हैं। ओके, सो हमारा सेंसस इन इंडिया का बेसिक समझते हैं, बैकग्राउंड क्या है। पॉपुलेशन सेंसस इज अ टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग एंड डिसएमिनेटिंग डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम। ये सब चीजें होती हैं पॉपुलेशन के सेंसस के अंदर, जिसको हम वर्ड बाय वर्ड डिफाइन भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ ऑल पर्सन इन अ कंट्री और अ वेल डिफाइंड पार्ट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, देश के अंदर और जो देश का ही पार्ट है उस इलाके को भी कवर किया जाता है। It also provides a trends in population characteristics, और द इंडिया का जो सेंसस है वो सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है पूरे विश्व में, ठीक है ना। उसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या होती है, RGI, जो हमने पहले देखा, जिसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इसके जो नोडल मिनिस्ट्री है, ये कंडक्ट करवाते हैं, इनके अंडर कंडक्ट होता है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, होम अफेयर्स। उसके बाद जो हमारा लीगल बैकग्राउंड क्या है कि सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948, इसके अंडर कंडक्ट होता है। और इसका जो प्रारूप, जो पायलट प्रोजेक्ट था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्रिएट किया जब वो होम मिनिस्टर थे। द पॉपुलेशन सेंसस इज अ यूनियन सब्जेक्ट है, ये जो आर्टिकल 246 के अंदर आता है, और इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको प्री के लिए बैकग्राउंड दे दिया, कहानी और लंबी है बट अभी फिलहाल के लिए इतना समझना जरूरी है। Now, अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पुतिन ऑर्डर सीज फायर फॉर 36 आवर्स इन यूक्रेन। वहां का जो, अब ध्यान देने वाली बात है कि वहां के जो क्रिसमस जो मनाने के जो तरीके हैं देशों में अलग अलग हैं। तो वहां पे एक ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस क्रिएट होता है, रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस हॉलिडे की वजह से उन्होंने फिलहाल 36 घंटे का सीज फायर किया है। सो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑन थर्सडे ऑर्डर्ड मॉस्कोज आर्म्ड फोर्सेस टू हेल्ड अ 36 आवर सीज फायर इन यूक्रेन दिस वीकेंड फॉर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस। ये क्या होता है, ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस डे अकर एवरी 7th जनवरी बिकॉज द ऑर्थोडॉक्स चर्च स्टिल चूजेस टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जीसस एज पर द जूलियन कैलेंडर, ठीक है। और पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये कहने के बाद जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने इस बात को डिसमिस किया कि ये सिर्फ एक तरह का प्रोपेगेंडा है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारी हरियाणा से, जहां पे वहां के जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने एमएसपी को बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट चालू किया, धरना चालू किया है। और वो कह रहे हैं कि हमारा एमएसपी जो सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हम सबको पता है कि गवर्नमेंट इसको अनाउंस करती है हर साल अलग अलग फसलों के लिए, उसमें गन्ना भी है, तो उसको बढ़ाने के लिए बात एजिटेशन चालू हुआ है। और वहां की गवर्नमेंट 362 रुपए पर क्विंटल की बात कर रही है, उनको 450 की उनकी डिमांड है। जबकि फिलहाल में पंजाब में जो अनाउंस हुआ है वो 380 रुपए पर क्विंटल अनाउंस हुआ है। इसकी वजह से उनको एक और तरह का पुश मिला इस एजुकेशन को शुरू करने के लिए। हरियाणा में 14 शुगर मिल्स हैं, जो 3 करनाल में, 2 ईच इन रोहतक एंड सोनीपत में। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैप के एस्पेक्ट से जरूरी है कि हमको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे शुगर केन
कल्टीवेशन होता है। और वो कह रहे हैं कि मिस्टर चहाल ने कहा है कि दैट अराउंड 65 to 70% फार्मर्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट विद द शुगर मिल्स ग्रू शुगर केन एंड वर इम्पैक्टेड बाय द गवर्नमेंट डिसीजन टू नॉट हाइक द प्राइस। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का डिसीजन है कि प्राइस हाइक ना किया जाए, पर फिलहाल जो ये प्रोटेस्ट चालू हुआ देखते हैं आगे कहां तक जाता है। उसके बाद नई जो दूसरी हेडलाइन है वो हमारी केरला हाईकोर्ट से है, जिन्होंने कहा है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय स्टाफ जो है स्ट्राइक करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के तहत आता है फॉर स्टाफ टेकिंग पार्ट इन स्ट्राइक। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां के जो लोग हैं वो 28 और 29 मार्च को स्ट्राइक करने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट पिटीशन डाली थी और जिसको उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। अब इस पे मंडे को फिर से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, फिर एक डिसीजन आएगा। नाउ द केरला हाई कोर्ट सेज रीआइटरेटेड, दोबारा उन्होंने समझाया दैट नो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वर्कर और एसोसिएशन हैज अ लीगल राइट टू कॉल फॉर अ जनरल स्ट्राइक or instigate the employee to strike in the guise of fundamental right of freedom and speech and expression guaranteed by the constitution। ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमारा जो एक फंडामेंटल राइट है, वो असीम राइट नहीं है, कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर आप किसी को उकसाते हैं स्ट्राइक करने के लिए, अगर आप उकसाते हैं किसी को कि आप जो चाहो बोल सकते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया जा सकता है। The court made it clear that the provisions of Kerala Service Rules as well as a notification issued by the state government had concluded that the participation of any government employee in a strike in violation of the provision of government servant, वहां के जो ये conduct rule है उसको violate करता है अगर वो strike के लिए जाते हैं। उसके साथ साथ affecting the normal life of the public and the public exchequer was not protected by the constitution। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है तिरुपति से। तिरुपति में बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट लार्जेस्ट लिक्विड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है फिटोरेट टेक्नोलॉजी से, जिसमें आपका जो सीवेज का पानी है उसे क्लियर करके उसको यूज करने लायक बनाया जाएगा। और जिसके अंदर जो ये विनायक सागर वहां पर उसके विनायक सागर एक वाटर बॉडी है, उसके नेक्स्ट इसको लगाया जाएगा जिसमें 5 मिलियन लीटर्स अ डे इसमें पानी आता है और इसको क्लियर करने का काम करेगा। सीवेज फ्रॉम द MCT 7 एडजॉइनिंग डिविजन्स यूज्ड बाय फ्लो इनटू द वाटर बॉडी इन द पास्ट, जिसको जो वाटर बॉडी में मिलता था लेकिन इसको क्लियर किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी से। ठीक है, इसको देखते हैं। The Fitoret technology is developed by NIRI क्या है? CSIR's नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसने इसको डेवलप किया है। अब इसको समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है क्या। आप देखेंगे यहाँ पर सीवेज का पानी आया इस बार चैम्बर में, ये सेटलिंग टैंक बनाएगा, यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, पानी कलेक्ट हो रहा है। उसके बाद लेयर जब ऊपर आएगी तो ये एक फिटोरेट बेड बनाया गया है जिसके अंदर ये लेयर्स, एक बेड है, देखिए लेयर्स बनी हुई हैं। इस लेयर्स के अंदर पानी जाएगा और क्लियर होगा यहाँ पे। और यहाँ जैसे आपने देखा इस पिक्चर में जो महिलाएं हैं ये पेड़ लगा रही हैं, ये वही बेड बना रही हैं। ठीक है, तो जैसे पानी आएगा क्लियर होगा, उसके बाद ये ट्रीटेड पानी जो है प्रेशर फिल्टर से और कार्बन फिल्टर से होता हुआ ओजोनेशन सिस्टम में जाएगा और फिर पानी यूज करने के लिए बनेगा। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है प्री के लिए और मेंस के लिए। आपका जो एनवायरमेंटल वाला जो क्वेश्चन जहां से क्रिएट होते हैं GS3 में और हमारा GS1 में भी क्रिएट हो सकता है। इसको हम बात कर सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के हिसाब से कि अगर इस वाटर क्लीन वाटर हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है क्लीन वाटर, तो उस केस में भी इसको आप लिख सकते हैं कि इस वाटर जो पानी गंदा करता है सीवेज, जिन नदियों का पानी गंदा होता है या वाटर बॉडीज का पानी गंदा होता है, तो उसको फिक्स करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। ये मेंस के लिए हो गया। और प्री में पूछा जा सकता है कि फिटोरेट टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या मकसद है। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारे एशियन एलिफेंट्स की, जहां पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर की स्टडी के ऊपर पेपर पब्लिश हुआ है, जिसमें कहा गया कि वहां के जो हमारे जो एलिफेंट हैबिटेट है, जो आवास है, बहुत लंबे समय से उसको बर्बाद और तबाह किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे जो उनका मैन एंड एनिमल डिस्प्यूट और एक्सीडेंट हमेशा होते रहते हैं। आपने देखा और न्यूज में भी आता रहता है कि एलिफेंट सड़कों पे आ गए और वहां पे गाड़ियों से टक्कर हो गई और उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह की न्यूज बहुत आती रहती है। क्यों है? क्योंकि हमने उनके आवासों को खत्म कर दिया है और वो अपने आवास में जब रह नहीं पाएंगे और डेफिनेटली वो छोटा जानवर तो है नहीं निकल के बाहर आएगा, जिसकी वजह से इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हमको देखना है कि एशियन एलिफेंट टर्म यूज हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हम इंडियन हैं, हमारे देश में इनका हैबिटेट है, तो एशियन का मतलब है कि ये जो हाथी हैं वो एशिया के
और देशों में भी मिलते होंगे, तो उसको आप लोकेट कर लीजिए मैप में। ये प्री में क्वेश्चन पहले क्रिएट हो चुका है। और एलिफेंट प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारी एक है, उसको भी आप रिवाइज कर लीजिए, वो प्री में पूछी जा सकती है और मेंस के एस्पेक्ट से तो इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब इस पेपर में इसको हम बाद में देखेंगे। इसके बाद देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। द वेस्ट घाट इज एन एस्कार्पमेंट रनिंग नॉर्थ साउथ अलोंग विद द वेस्टर्न कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया। जो वेस्ट घाट की जो कोस्टल लाइन है जहां पे पालघाट इलाका पड़ता है, वो बहुत ही अप्रोप्रिएट इलाका है इनके रहने के लिए, उसको डिमोलिश किया जा रहा है। आप जानते हैं वहां पे तो वैसे भी WGG आपने ध्यान दिया होगा, अभी प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पे गाडगिल रिपोर्ट को ऊपर लेकर के। और वेस्टर्न घाट पे भी कई रिपोर्टें आ चुकी हैं, वहां के हैबिटेट को ना खराब करें, वहां के बायोस्फीयर रिजर्व्स को ना खराब करें, वहां के रहने वालों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। पर लोग मान नहीं रहे हैं, वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे बहुत समय से एनक्रोचमेंट और एक्टिविटीज चल रही हैं जिनपे डिस्प्यूट चलता ही रहता है। अभी वैसे भी इको सेंसिटिव जोन को लेके वहां पे केरला में इशू चल ही रहा है, और भी फिलहाल एक आज न्यूज भी है, उसको डिस्कस करेंगे। दिस गैप हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय एग्रीकल्चर फॉर सेवरल सेंचुरीज इज 3 किलोमीटर एट इट नैरोवेस्ट जो गैप है, एंड 40 किलोमीटर एट इट वाइडेस्ट। The northern part of the WG मतलब Western Ghats include the Nilgiri Biosphere Reserve and its surrounding protected areas which contain the largest remaining population of the ये जो नीलगिरी बायो रिजर्व है ना, उसके पश्चिम में जो उसका वेस्ट इलाका है, लार्जेस्ट इसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्टेड एरिया जो है, उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो पूरा पश्चिम नॉर्दर्न पार्ट है, जैसे आप इसको लोकेट कर सकते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ नॉर्थ। तो ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे इनकी जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, जिसमें 6000 एनिमल्स की बात ही कर रहे हैं। तो उसको धीमे धीमे डिमोलिश करने की वजह से उनकी रहने की जगह वहां नहीं बची है। द पालघाट गैप इज अ ब्रेक इन द घाट दैट इज रिलेटिवली फ्लैट एंड कंसिक्वेंटली इजिली निगोशिएबल बाय द एलिफेंट्स। ठीक है, वो फ्लैट है और आराम से वो वहां से ट्रैवल करते हैं, मूव कर सकते हैं। हाउएवर द ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड क्रॉप कल्टीवेशन हैव हिंडर्ड the movement of the elephants, keep them confined to the hilly areas considered suboptimal habitats। और जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पाते, मूवमेंट नहीं कर पाते। जैसे मैंने कहा कि हमारे ह्यूमन सेटलमेंट्स की वजह से जो लोग रह रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वहां पे उनका मूवमेंट हिंडर होता है और फिर डिस्प्यूट मैन मेड डिस्प्यूट क्रिएट होता है वहां पर ना। आप समझते हैं कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व देखिए इतना बड़ा इलाका, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से इतना बड़ा इलाका है, ये सब उसमें कवर है। और उसके अंदर नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर, वयनाड, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, मुकुरुथी नेशनल पार्क, साइलेंट वैली जिसके भी हमने बात ही करी कल, उस पे वहां पे एक नई तरह की स्पीशी मिली है पक्षियों की, उसकी बात की थी। और ये सारी जो है इसी के अंदर आती है। इतना मतलब समझिए बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर नेशनल पार्क हो सकते हैं, उसके अंदर सेंचुरीज हो सकती हैं। तो ये जो लाइट ग्रीन वाला इलाका है, ये अदर पार्ट है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का। और इसका जो नॉर्थ, अगर आप देखिए हम इसको चार्ट करें तो नॉर्थ मतलब ये वाला जो बड़ा इलाका है, यहाँ पे इनकी ज्यादा आबादी है, हाँ, एलिफेंट्स की जो डिमोलिश हो रही है। और जो ये रिजर्व है, ये केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु पे एक्सपेंडेड है। ये पिक्चर मुझे यूपीएससी कलर फुल नोट्स वेबसाइट से मिली है, आप डबल चेक कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली वो ये है इस पूरी रिपोर्ट में, कि जो हम लोग उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं उससे एक तरीके का डिस्प्यूट क्रिएट होता है इंसान और जानवरों के बीच। प्लस जो माउंटेन हैबिटेट्स है ना, वो चाइना में भी है इन हाथियों जो ये एलिफेंट्स हैं, ये पहले मूवमेंट करते थे साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें चाइना भी आता है। और एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर्स की वजह से इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, मतलब बाउंड्रीज क्रिएट कर दी गई, इनको रास्ते बंद कर दिए गए। तो आप समझिए, हमने इसका लिखा हुआ है एशियन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स का मतलब ये एशिया के और देशों में पाए जाते हैं, पर इनका रास्ता बंद है, क्योंकि डेफिनेटली हमने बंद किया है, हमने कॉरिडोर्स बनाए हैं, उनको यहाँ रख रहे हैं, वहां रख रहे हैं। पर ये कितना फीजिबल है? क्या किसी बड़े जानवर को आप एक स्पेसिफिक एरिया में रोक सकते हैं? क्या रोकना चाहिए? अगर हमको अपने घर में बांध दिया जाए तो कैसा हमको फील होगा? तो इसकी वजह से एलिफेंट रिजर्व डिमोलिश हो रहे हैं और उनका जो हैबिटेट है वो भी डिमोलिश हो रहा है। तो उसके मेंस में एक क्वेश्चन इसके ऊपर क्रिएट हो सकता है, आप बिल्कुल इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए। ना समझने वाली ये बात क्या है कि वो कौन कौन से कॉरिडोर्स, जो एलिफेंट कॉरिडोर्स को क्रिएट किया गया है, उनका यूज क्या है, उनके फायदे क्या है। अगर फायदे हैं तो इस तरह की चीजें क्यों हो रही है कि उनके हैबिटेट या उनके आवास खराब हो रहे हैं। तो इसके ऊपर एक डिबेटेबल क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है मेंस के पर्पस से, उसको आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे की न्यूज है,
पार्सनाथ प्रोजेक्ट को लेके, जहां पे जैन कम्युनिटी बहुत दिन से प्रोटेस्ट कर रही है, जिसके ऊपर जो उनका एक धार्मिक जगह है पार्सनाथ हिल के ऊपर, उसके ऊपर उसको एक इको सेंसिटिव जोन के अंडर कवर होने से बचाने के लिए वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उसको वहां पे उसको डेवलपमेंट के लिए उसको वहां इंक्रोचमेंट ना किया जाए. There had been organized protests by members of Jain community in several parts of India following a long-standing proposal by Jharkhand government, ये झारखंड का इलाका है, to develop the hills to for tourism, को वहां डेवलप करने के लिए उसको डिमोलिश ना किया जाए, ऐसा उनका मानना है. अब देखते हैं, the Union Environment Ministry on Thursday withdrew permission for tourism and eco-tourism activities in the vicinity of the Parshnath Wildlife Sanctuary in Jharkhand. Important हो गया प्री के एस्पेक्ट से. This followed a meeting of Environment Minister Bhupendra Yadav with member of the Jain committee. मीटिंग हुई, उन्होंने उसको परमिशन को रोक दिया, विड्रॉ कर लिया. On Thursday, the Jharkhand Chief Minister Hemant Soren wrote to Mr. Yadav asking him to take an appropriate decision regarding the legal status of eco-sensitive zone. आपने ध्यान दिया केरल में भी एक ऐसी इशू चल रहा है, तो इस बार के लिए इको सेंसिटिव जोन तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आपका मेंस के एस्पेक्ट से, ठीक है, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन के नाम पे जगह जगह के इलाकों को टूरिज्म के लिए या डेवलपमेंट के नाम के आधार पर इंक्रोच किया जा रहा है, हथियाया जा रहा है या लिया जा रहा है डेवलपमेंट के आधार पे, तो वो कितना फीजिबल है. There have been organized protests by members of Jain community in several parts of India following a long-standing proposal by the Jharkhand government to develop the Parsnath Hills. ये important होता है ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से प्री में, in Jharkhand as a eco-tourism site. ठीक है. Now, the eco-sensitive zone, according to the provision of Environment Protection Act, is a buffer zone surrounding a protected area. तो protected area, अभी आपने ध्यान दिया होगा, पहले भी ये वर्ड यूज हुआ, तो protected area जैसे ये है, उसके आसपास के इलाकों को eco-sensitive zone कहा जाता है, ESZ. ये शायद 10 किलोमीटर के आसपास का दायरा होता है, एज पर द इंफॉर्मेशन अवेलेबल. इसको डबल चेक आप जरूर कीजिएगा. नाउ इसको इम्प्लीमेंटेशन करने की वजह से वहां के लोग इसे प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको भी पॉज किया गया है. वाइल प्रोटेक्टेड जोन्स परमिट ऑलमोस्ट नो एक्टिविटीज, जो प्रोटेक्टेड एरिया होता है ना, वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती. इको सेंसिटिव जोन्स अंडर क्लॉज 3 ऑफ द एक्ट आर अलाउड टू प्रमोट टूरिज्म प्रोवाइडेड अ मास्टर प्लान स्पेसिफाइंग द परमिसिबल एक्टिविटीज इज गिवन टू द सेंटर बाय द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न. ध्यान दीजिएगा कि जो इस इलाके में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती, कोई रह नहीं सकता, कोई एक्टिविटी नहीं, लेकिन टूरिज्म हो सकता है, ठीक है. इसकी वजह से यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. नाउ अब समझते हैं कि इको सेंसिटिव जोन एक्चुअली क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है. सो द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2002-2016 और द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, stipulated that state government should declare land falling within 10 km of the boundaries of national parks and wildlife sanctuaries as a eco-fragile zone for eco-sensitive zone under Environmental Protection Act 1986. मैंने कहा 10 किलोमीटर के इलाके के आसपास का इलाका है, वही इलाका है. While the 10 km rule is implemented as a general principle, the extent of its application can vary. Area beyond 10 km can also be notified by the union government as ESG. ठीक है, ये सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वही इसको डिसाइड करेगा और वहां पे सेंसिटिव कॉरिडोर्स बना सकते हैं इफ दे होल्ड लार्जर इकोलॉजी इंपॉर्टेंट सेंसिटिव कॉरिडोर. सेंसिटिव का मतलब वहां पे सिर्फ टूरिज्म ही हो सकता है, लोग नहीं रह सकते वहां पे. द बेसिक एम टू रेगुलेट सर्टेन एक्टिविटीज अराउंड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी as to minimize the negative impact of the such activities on the fragile ecosystem encompassing the protected areas. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन. नई जो नया आर्टिकल है और नई न्यूज है वो ये है, एट स्ट्रेटेजिक डायलॉग इंडिया एंड फ्रांस शेयर व्यूज ऑन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन को लेकर के एक उनके बीच में डायलॉग बातचीत हुई. इंडिया सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए अजीत डोवाल ऑन थर्सडे हेल्ड द 36th राउंड ऑफ द इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक डायलॉग विद हिज फ्रेंच काउंटरपार्ट Emmanuel Bon. Emmanuel Bon's visit was the first major diplomatic visit of the new year, and according to a statement from the embassy of France in India, both participants agreed to intensify efforts towards strategic autonomy. ठीक है, एक डायलॉग हुआ, आपस में बातचीत हुई. बातचीत क्या हुई? The two sides held discussion on a variety of issues, including the current global security situation in the context of conflict in Ukraine. ठीक है, यूक्रेन को लेकर के सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में, regional security in the context of अफगानिस्तान के बारे में,
काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक बिसाइड्स अंडर इशू ऑफ म्यूचुअल कंसर्न। अब आप सोचेंगे कि इन सब न्यूज को समझने का मतलब क्या है? समझने का मतलब है, जब भी आप इंटरनेशनल अफेयर्स को प्रिपेयर करते हैं तो हर कंट्री के अकॉर्डिंगली अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। जैसे अभी ये इंडिया और फ्रांस की बात हो रही है, बीच में इंडिया ऑस्ट्रिया की बात हुई, इंडिया दुबई की बात हुई, तो जैसे जैसे आपके जो ये मीटिंग डायलॉग्स होते रहते हैं वैसे वैसे आप अपने नोट्स को भी अपडेट करते रहा करिए। उससे क्या होगा, आपकी टाइमलाइन बन जाएगी और जब भी आप मेंस राइटिंग करेंगे तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ अगर कोई इंपॉर्टेंट पैक्ट होता है, जैसे एमएलटी साइन हुआ था इंडिया दुबई के बीच में, तो एमएलटी क्या चीज है, प्री के लिए तैयार हो जाएगा। पर जब मेंस राइटिंग आप करेंगे तो उसको लिखना पड़ेगा, उसी साल के मेंस में क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं प्री में आएगा मेंस में नहीं आएगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप न्यूज को पढ़ना, समझना और नोट्स बनाना जरूरी है। The agenda covered all aspects of Indo-French strategic partnership, defense and security cooperation. The statement from the embassy of France said India is close to taking a decision on a fighter jet to fly off the Navy's aircraft carrier, for which Boeing 418 Super Hornet, इसकी बात पहले भी चल रही है, अभी भी चल रही है, and Dassault Aviation Rafale MR in the race। तो दो इंपॉर्टेंट कैरियर्स की बात हो रही है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स की, बोइंग F-18 और डसॉल्ट एविएशन राफेल। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है फिर अगेन ये इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट की न्यूज है, तो इस साल मुझे लगता है मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। एज जोशी मठ सिंह का मतलब डूब रहा है, ऑल प्रोजेक्ट्स स्टॉप्ड, ये अभी की प्रेजेंट, ये कुछ दिन पहले बन रही थी न्यूज, अब आई गई है। विद रेसिडेंट्स ऑफ द जोशी मठ टाउन रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंट लैंडस्लिप्स एंड हंड्रेड ऑफ हाउसेस इन द हिल टाउन इन उत्तराखंड डेवलपिंग क्रैक्स। ध्यान दीजिएगा कि जो वहां के लैंडस्लिप्स का मतलब जो वहां पहाड़ी इलाके हैं वो नीचे धस रहे हैं, और क्या हो रहा है, वहां हाउसेस इन द हिल डेवलपिंग क्रैक, उनके घरों में क्रैक्स आ रहे हैं। क्यों? द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज इशूड ऑर्डर टू स्टॉप ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क। वहां पे जो क्या ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो ऐसा हो रहा है, द तपोवन विघ्नुनाद तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, या इसको याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ऑफ द नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वर्क ऑन हेलांग पास इंपॉर्टेंट हुआ, of the border road organization and the operation of Oli ropeway, Oli कहाँ पे है वो मैप पे देना जरूरी है, on वन ऑफ द इंडियाज लॉन्गेस्ट वर्क स्टॉप। ये जो ओली रोपवे था, ये एशिया का सबसे लंबा रोपवे था, इसको रोक दिया गया है। उसके साथ साथ तपोवन विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है जो एनटीपीसी के अंडर में बन रहा था, और जो हिलांग पास के आसपास का इलाका है उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। इसका मतलब इन सब डेवलपमेंट जो ये बन रहे थे इसकी वजह से वहां के जो घर है उनमें क्रैक आ रहा है और जो वहां के घर है वो धस रहे हैं। अब आप समझिए कि एक इन्वायरमेंटल इंक्रोचमेंट की वजह से कितने नुकसान लोगों का हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बार के मेंस का। Now with houses in Joshimath developing dangerous cracks, alleging due to the construction activities, residents are in panic. On Thursday, people under the banner of Joshimath Bachao Sangharsh Samiti staged a day-long protest. Traffic was severely affected on the Badrinath National Highway 4 p.m. तो वहां के लोग प्रोटेस्ट करना ही चाहिए। The Chamoli District Administration later pacified the protester for buying ordering a ban on construction। उनको ठीक है, वहां के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उनको बैन कर दिया गया, और हिलांग पास हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कहां पर है, जोशीमठ के किस इलाके में है, और वहां पे और तो ये प्री और मेंस आप समझ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। अगर आप बराबर न्यूज से कनेक्ट रहेंगे तो अपडेट भी रहेंगे और तैयार भी रहेंगे। आगे देखते हैं कि अब इस मैप में देखिए, ये जो इलाका है यहाँ पर देखिए चाइना है, ये हमारा उत्तराखंड का इलाका है जहां पे जोशीमठ दिख रहा है, केदारनाथ देहरादून की तरफ है, अल्मोड़ा, तो इसको इधर दिखाया गया यहाँ पे, जिसमें देखिए हिलांग पास ये है और उसके ऊपर ओली जो सबसे एशियाज लॉन्गेस्ट रोपवे बन रहा है उसको रोक दिया गया। उसी के पास यहाँ पे एनटीपीसी तपोवन विष्णुगाद हाइडल प्रोजेक्ट बनाया गया है, और ये जोशीमठ बाईपास रोड है, ये जो रेड से दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। सो द हिंदू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अभिषेक त्रिपाठी told the Hindu that the 4 families were moved to safer location. So far the administration has evacuated 38 families, 38 घरों को evacuate किया जा चुका है, रिहाब किया जा चुका है, और the district administration has also issued order to the NTPC and the Hindustan Construction Company to set up 2000 prefabricated buildings to act as a shelter for home families being shifted। ठीक है,
अब एजुकेशन के क्षेत्र से एक बड़ी न्यूज है। यूजीसी अनवील्स ड्राफ्ट नॉर्म्स टू अलाउ फॉरेन यूनिवर्सिटीज टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। उन्होंने इंडिया में कैंपसेस, फॉरेन यूनिवर्सिटी को कैंपस बनाने की अनुमति दी है। ये एक ड्राफ्ट आया है, ड्राफ्ट नॉर्म है, इसको आगे अभी फाइनल अप्रूवल आएगा। सच इंस्टीट्यूशंस कैन इन्वॉल्व देयर ओन एडमिशन प्रोसेसेस एंड क्राइटेरिया टू एडमिट डोमेस्टिक एंड फॉरेन स्टूडेंट्स। दे विल also have autonomy to decide the fee structure that no caps impose। मतलब उन्होंने कहा कैन इवॉल्व ओन एडमिशन ले सकते हैं, अपने हिसाब से फी डिसाइड कर सकते हैं और फी रीजनेबल हो सकती है, बट वो वहां पे डोमेस्टिक और फॉरेन स्टूडेंट्स को ले सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं और फी डिसाइड कर सकते हैं। नाउ समझने वाली अब बात यह है कि यूजीसी हैज अनाउंस ड्राफ्ट नॉर्म आया है, अभी फाइनल नहीं आया है, और डिटर्मिनिंग एज वेल एज 90 डे अप्रूवल प्रोसेस। उन्होंने कहा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया विच अलाउ देम ऑटोनॉमी इन डिटर्मिनिंग फी एज वेल एज द 90 डे अप्रूवल प्रोसेस। ठीक है, द फाइनल नॉर्म्स विल बी नोटिफाइड बाय द एंड ऑफ द मंथ। अभी इसको फीडबैक लिया गया है, अभी उसमें प्रोसेस चालू है, अभी होगा। तो ये देखने वाली बात होगी कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इसमें कितना हमको फायदा हो सकता है, उसका लेजिस्लेचर फ्रेमवर्क क्या है, यूनिवर्सिटीज ने, यूजीसी ने इसको ग्रांट क्यों किया है, और एजुकेशन में एक्सपेंशन जरूरी है, ऑब्वियसली उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी जरूरी है, बट वो कितना हमको फायदा देगा एजुकेशन सिस्टम को, वो भी देखने वाली चीज है। नाउ अ फॉरेन यूनिवर्सिटी विद रैंक अमंग ऑफ टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग्स फॉर अ फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट इन होम जुरिसडिक्शन कैन अप्लाई टू यूजीसी। मतलब जो इनकी ग्लोबल रैंकिंग 500 सॉरी माय मिस्टेक, रैंक अमंग द टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग्स में जो यूनिवर्सिटीज होंगी वही अप्लाई कर सकती हैं इस ड्राफ्ट के अंदर। सब्सिक्वेंटली विद इन 45 डेज यूजीसी में ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द फॉरेन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 90 दिन का एप्लीकेशन है अप्रूवल के लिए और 45 डेज का टाइमलाइन वो लेते हैं कि इसके अंदर यूजीसी अप्रूव कर सकता है, और इसके बाद अभी ड्राफ्ट जब आएगा तो और क्लैरिटी आएगी इसके ऊपर। इसके साथ साथ रीजनेबल फीस की भी बात इन्होंने बोली है कि रीजनेबल फीस होनी चाहिए ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके। पर हमारे लिए समझने वाली बात ये है, जो येलो पार्ट में लिखी है, फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल आल्सो बी अलाउड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट्स। मोड ऑफ द पेमेंट्स, रेमिटेंस, रिपाट्रिएशन एंड सेल ऑफ प्रोसीड अंडर द फीमा। ध्यान रखिएगा कि जब इंस्टीट्यूशन फॉरेन होगा तो अगर कोई बाहर से उन पे करेंसी डिपॉजिट करता है, पेमेंट करता है, रेमिटेंस करता है, तो वो हमारे फीमा के अंडर रूल्स में कवर होगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड इट्स रूल्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट विल हैव टू बी सबमिटेड टू द यूजीसी। ऑफ कोर्स दैट हैज टू बी डन। नाउ इसको आगे इस न्यूज में भी एक्सपेंशन आएगा क्योंकि यूजीसी शुड इंश्योर इक्वल अमाउंट ऑफ एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू इंडियन यूनिवर्सिटी सच as much as foreign universities might be entitled to। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है रशिया से, जहां पे मैंने पहले भी डिस्कस किया है हमने पहले कि रशिया के ऊपर जो ऑयल बैन इम्पोज लगी है या कैप लग गई है ऑयल सेलिंग पे, जो कैप इम्पोज करी है ईयू ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने, उसको लेकर के वो उनको बेच नहीं पा रहा है। तो वो उसका प्रेशर इंडिया और चाइना पे है कि आप जो भी हमारा क्रूड है वो इंडिया और चाइना हमसे खरीद ले। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे है, मतलब वो प्राइस जब बाहर के देश ले नहीं रहे हैं कैपिंग की वजह से, तो उस केस में जो हमारे जो प्रिय मित्र हैं रशिया के, चाइना और इंडिया में जो अभी फिलहाल के लिए दिख रहे हैं, उनको खरीदने का प्रेशर है और देखते हैं कि कितने दिन तक ये चलेगा। सो रशिया इज सेंडिंग मोर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस इन द आर्कटिक टू चाइना एंड इंडिया एंड अ स्टीपर डिस्काउंट आफ्टर यूरोप स्लैम्ड इट्स डोर्स शट ऑन रशिया सप्लाईज लास्ट मंथ, ट्रेड सोर्सेज एंड डेटा शो। ठीक है, ये देखने वाली बात है। हमारे लिए देखना ये है कि क्रूड ऑयल, जो ये आर्कटिक क्रूड ऑयल की बात हुई है, क्रूड ऑयल में आपको देखना है कि मैप में कहाँ कहाँ है और वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो क्रूड ऑयल सबसे ज्यादा बनाती हैं। यूएस है, चाइना है, रशिया हो गया, ठीक है, उसके बाद हमारा कनाडा है। तो ये आपको लिस्टिंग एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं क्रूड ऑयल को, और उसमें इंडिया की रैंक कहाँ पर है और रशिया किस नंबर पे है।
नाउ नेक्स्ट जो न्यूज है वो हमारी GS3 के पर्पस से GS1 के पर्पस से इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री वांट्स इंपोर्ट लेवी ऑन नेचुरल रबर रिमूव। जो लेवी का मतलब उगाही करना, तो जो रबर इंडस्ट्री पे जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है उसको हटा दिया जाए, इंडस्ट्री की ये मांग है। द ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट टू नॉट इम्पोज फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट ऑफ रबर कंपाउंड्स, क्योंकि इससे उनको उसकी खपत और उसके कंजम्पशन में, उसके एक्सपेंशन में दिक्कत पेश आ रही, तो उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट करी है। ये एसोसिएशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्री इंपोर्टेड, जो इंडस्ट्री इंपोर्ट करती है 1,12,500 टन इन 2021 अंडर द 4005 कंपाउंड रबर जो है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, अनवल्कनाइज्ड इन प्राइमरी फॉर्म्स और इन प्लेट शीट्स और स्ट्रिप कैटेगरी टू मेक प्रोडक्ट्स सच एज कन्वेयर बेल्ट्स एंड होजेस, अराय प्रेसिडेंट रमेश केजरीवाल सेड। तो हम इतना जब हम रबर इंपोर्ट करते हैं तो उस पर अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो इस इंडस्ट्री को काफी फायदा होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि एक्चुअली हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होना वो दो एक आप एड ऑन लिख सकते हो, बट मिस्टर केजरीवाल सेड इंडिया डिड नॉट प्रोड्यूस रबर EPDM, एथिलीन प्रोपिलीन डीएन मोनोमर, ये टाइप का जो रबर है वो इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता, एंड इट्स प्राइसेस हैड डबल ड्यू टू द पैंडेमिक एंड द रशिया यूक्रेन वॉर, और इसके प्राइस डबल हो चुके हैं। हेंस द सेंटर शुड नॉट ओनली इनकरेज प्रोडक्शन ऑफ रबर EPDM, सिंथेटिक रबर इसको कहते हैं, सिंथेटिक रबर का एक पूरा साइंटिफिक नाम है, बट ऑल्सो रिड्यूस द इंपोर्ट ड्यूटी ही एडेड। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया EPDM प्रोड्यूस नहीं करता, जिसको सिंथेटिक रबर कहते हैं, वो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, और यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से उसके प्राइस ज्यादा हो गए हैं तो उनको ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। इसके लिए ये न्यूज है। समझने वाली बात ये क्या है कि हमारे प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ फटाक से एक मैप देख लेते हैं, कॉटन कहाँ, कॉटन रबर जूट। कॉटन ये ग्रीन वाला एरिया है, जो हमारा जूट वाला पार्ट है वो ये डार्क कलर है, और जो ये ऑरेंज वाला इलाका है ये केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये हमारा रबर कल्टीवेशन, रबर प्लांटेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये स्केलेबल मैप नहीं है, इसको आप रेफरेंस के लिए इनकी वेबसाइट पे दोबारा से रिफ्रेश देख सकते हैं। नाउ आज हम मैप देखेंगे बेलारूस का, वर्टिकल सिटी का, मैक्सिको का, पैलेस्टीन का। पहले शुरू करते हैं बेलारूस। बेलारूस देखिए हमारे यूरोप का एक देश है, जिसमें हमारा जो ये इसमें मिंस्क बेलारूस, मिंस्क उसकी कैपिटल, राइट, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, रशिया हमको दिख रहा है। ठीक है, 4 देश उसको घेरे हुए हैं, और लिथुआनिया, रशिया, पोलैंड और यूक्रेन, बेलारूस हमने मैप में देखा। नेक्स्ट है हमारा वेटिकन सिटी, ये मुझे वर्ल्ड हेरिटेज साइट से मिला है। वेटिकन सिटी यहाँ पे है, रोम इसके पास, और फिलहाल एड्रियाटिक सी इस तरफ दिख रहा है हमें, और ट्रिहेनियन सी हमको यहाँ पे दिख रहा है, इटली इस तरफ है, राइट। और वेटिकन सिटी न्यूज में क्या है हम सबको पता होना चाहिए, और पोप का फ्यूनरल हो रहा है उस केस में ये न्यूज में है, इसलिए ये मैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नाउ मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी हमारा यूएस, यहाँ पर उसका दक्षिणी भाग जो मैक्सिको सिटी की तरफ दिखाता है हमें, और इसके साथ साथ इसको टच करने वाले देश हैं इसको टच करने वाले देश हैं बिलीज, उसके बाद ग्वाटेमाला, होंडुरास और एल सल्वाडोर नहीं है, पर इसकी बेल्ट पे यहाँ दिखाई देते हैं, कभी कभी इसमें ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रही है, नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पे दिख रहा है, सो ये हमारे, और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इस तरफ दिख रही है हमको। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा पैलेस्टीन, जो भी फिलहाल न्यूज में है। वहां के लिए एक रिजोल्यूशन जो पास होना था उसे इंडिया ने अब्सटेन किया, तो उसके हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है ये। सो देख लेते हैं कि जो पहले इस मैप को देखेंगे, जो ये पट्टी आपको दिख रही है इसको वेस्ट बैंक भी कहते हैं, ये पैलेस्टीन का इलाका है, और ये जो पट्टी दिख रही है आपको यहाँ पे गाजा, इसको गाजा पट्टी भी बोलते हैं, ये पैलेस्टीन है। इसको कहा जाता है कि पैलेस्टीन के द्वारा अभी भी इसको होल्ड किया जा रहा है। और जो बाकी का ये इलाका दिख रहा है, ये इजराइल का, ये इजिप्ट है, ये जॉर्डन है, ये इजराइल है, सीरिया एंड लेबनान, और ये हमारा मेडिटेरियन सी है। ठीक, अब वापस यहाँ पे आते हैं, आपको देखिए ग्रीन का जो इलाका है ना, ये दिख रहा है, ये जो ग्रीन इलाका, ये वेस्ट बैंक का इलाका है, ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का इलाका, इसी को कहते हैं पैलेस्टीन कवरेज। पहले अगर आप पुराने मैप देखेंगे तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का इलाका होता था इनके कंट्रोल में, पर इसराइल और पैलेस्टीन वॉर के बाद इनका जो कवरेज कम होता चला गया, अभी भी हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, पैलेस्टीन अथॉरिटी यहाँ पे लिखी हुई है डार्क ग्रीन में, सिर्फ अथॉरिटी इनकी इतनी रह गई है, और जो बाकी इलाके जो ये दिख रहे हैं ना, ये सारे बड़े इलाके, ये पैलेस्टीन और इसराइल की डिस्प्यूट की वजह से अभी भी इनमें डिस्प्यूट चल रहा है। और फिलहाल के लिए जो बेंजामिन नेतन्याहू दोबारा से वहां के हेड बन गए, प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो देखते हैं कि अभी उनके क्या रुख होगा, उसके लिए ये अभी फिलहाल के लिए आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है।